इस वीडियो में हम अकाउंट भाग 2 पार्ट 9 का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है, नीचे की जानकारी पर से मिनर्वा क्लब का तारीख 31/3/2025 के दिन पूरे होते वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है। तो ये आपके पूरे 6 नंबर दिला सकता है। बहुत ही सरल है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो। कैसे सरल है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राप्ति भुगतान खाता जो है रोकड़ बही के अनुसार है। रोकड़ में जो मतलब रोकड़ वस्तु आती जाती रहती है, यानी उन्हीं का हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। रोकड़ बही के अनुसार इसका करना है। तो ध्यान रखना है, जैसे हम लोग रोकड़ बही में क्या करते थे, प्राप्त यहाँ पर आता था हमारी आय और यहाँ आता था खर्च। ऐसे ही यहाँ पर है, आय मतलब आय आपको प्राप्त होती है, बस वही उसकी जगह पे प्राप्ति लिखना है। जो खर्च है उसकी जगह पे भुगतान लिखना है। जितने भी खर्च हैं वो इधर साइड आएंगे और जितने भी आय होती है वो इधर साइड आती है। यानी कि यहाँ उधार साइड आपको प्राप्ति लिखना है और खर्चा यानी भुगतान आपको जमा साइड लिखना है रोकड़ बही के अनुसार। अब हम लोग देख लेते हैं, इस मतलब प्राप्ति भुगतान खाते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है रोकड़ शेष और बैंक शेष सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये हमारी आय है, इसलिए प्राप्ति के सामने हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाकी आगे लाए रोकड़ शेष और बैंक शेष 1000 और 4000 होता है। बराबर, सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब फिर आपको शुरुआत से यहाँ से देखना है। देखो, खेल कूद के साधनों की खरीदी 15,000 है। 15,000 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खरीदी है तो हमारा पैसा जाएगा, यानी हम भुगतान करेंगे, यानी जमा साइड में लिखते हैं खेल कूद के साधनों की खरीदी 15,000। ओके, समझ आया। अब आगे देखते हैं, भोजन समारंभ खर्च, ये भी भुगतान है हमारा, तो इसको भी जमा साइड में लिखेंगे 3,950। तो यहाँ पर लिखेंगे भोजन समारंभ खर्च 3,950। ओके। सखावत क्या है, ये हमारा सखावत एक प्रकार का दान है जो हमको मिलता है यानी आय होती है। आय यानी कि उधार साइड लिखी जाती है प्राप्ति के रूप में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सखावत 8,500। ओके, समझ आया। अब वर्तमान पत्रों का लवाजम होता है 1800। लवाजम मतलब हमको पैसा देना है, मतलब शुल्क देना है। लवाजम का मतलब होता है शुल्क, यानी वर्तमान पत्र हम लोग खरीदते हैं। जैसे एक हम लोग जैसे गुजरात न्यूज का समाचार पत्र खरीदे या संदेश खरीदे या दिव्य भास्कर खरीदते हैं तो हमको लास्ट में देना पड़ता है ना पैसा। तो पूरा उसको बोलते हैं, पूरे महीने भर का शुल्क चुकाया जाता है ना, उसको लवाजम बोलते हैं। तो ये हमारा वर्तमान पत्रों का लवाजम 18,000 यानी पैसे चुकाएंगे, इसलिए भुगतान के तरफ लिखेंगे, जमा तरफ लिखेंगे। मतलब भाड़ा, तो भाड़ा भी चुकाया जाता है, इसलिए भाड़ा भी 2800 यहाँ लिखेंगे, भाड़ा 2800 रुपये। ओके। उसके बाद पुराने फर्नीचर की बिक्री वही कीमत 2000। तो हमने पुराना फर्नीचर यहाँ पर कितने में बेचा है वो ध्यान रखना, 1800 में बेचा है। तो हमारी क्या है, आय हुई है, तो यहाँ लिखेंगे पुराने फर्नीचर की बिक्री 1800। ओके। प्रवेश फीस यानी एक क्लब है, क्लब में जो लोग क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी कि आप जानती है जैसे स्कूल में प्रवेश लेते हैं, उसी तरह से फीस जमा करानी पड़ती है, तो आय होती है। तो इसलिए प्रवेश फीस भी क्या आएगी, आय तरफ यानी प्राप्ति के तरफ आती है, जमा उधार तरफ। ओके। भाषणों की आय, ये भी आय है, यानी प्राप्ति हुई है, तो यहाँ लिखेंगे भाषणों की आय 2500। उसके बाद देखो, भोजन समारंभ में हिस्सा, यानी कि हिस्सा मिला है हमको, भोजन समारंभ कमा रहे क्लब ने भोजन समारंभ समारोह रखा जिसमें से कुछ लोगों ने हिस्सा लिया है और जिससे पैसा हमको मिला है। कितना मिला है, तो भोजन समारंभ का हिस्सा 5000 उधार तरफ लिखेंगे। ओके। बिजली खर्च जमा तरफ लिखेंगे, क्योंकि जितने भी खर्च हैं जमा तरफ लिखे जाते हैं। तो बिजली खर्च 1050 आया है। ओके। फिर आता है आजीवन सदस्य फीस, ये हमारी आय है तो यानी प्राप्ति है, प्राप्ति मतलब उधर साइड लिखेंगे आजीवन सदस्य फीस। ओके। बैंक शेष हमने लिख दिया है, तो बैंक शेष हमने लिख दिया है। विनियोग की खरीदी यानी हम लोग इसमें भुगतान करेंगे, तो इसको जमा तरफ लिखेंगे। बराबर, तो इसको लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर देखो, विनियोग की खरीदी 20,000। ओके, जमा तरफ। फिर है पस्ती की बिक्री है तो आय मतलब प्राप्ति है, तो प्राप्ति की तरफ लिखेंगे, यानी उधार तरफ लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पस्ती की बिक्री 500 रुपये। ओके।
अब आता है वेतन। वेतन हमारा खर्च है, हम लोग देते हैं यानी भुगतान करते हैं 9,200 यानी जमा तरफ इसको लिखा जाएगा। कहाँ पर लिखेंगे? वेतन 9,200। ओके, रोकड़ शेष हमने लिख दिया है। पेविलियन के लिए दान। दान हम लोग को क्या है? मिला है। मिला है तो हमारी आय है 71,000 लिखेंगे। कहाँ पर? उधार तरफ। पेविलियन के लिए दान 71,000 रुपये। फर्नीचर की खरीदी 5,500 यानी हमने खरीदी है तो हमको भुगतान करना पड़ेगा, तो जमा तरफ लिखेंगे। फर्नीचर की खरीदी 5,500। रोकड़ शिलक ये एंडिंग है तो यहाँ पर रोकड़ शिलक ये दी गई है, ये हमको ज्ञात करनी है बैंक शेष, क्योंकि यहाँ पर देखोगे रोकड़ शेष और बैंक शेष दोनों दी है। तो यहाँ पर रोकड़ शेष अंतिम शेष देगी, ये प्रारंभिक शेष है, अंतिम शेष दे दिया है। तो बैंक की भी प्रारंभिक शेष दिए तो अंतिम शेष हमको इस तरह से ज्ञात करनी पड़ेगी। इधर टोटल ज़्यादा होता है 1,24,300 तो लिख दिया है, तो 1,24,300 और 5,000 की डिफरेंट पर आता तो हमारा क्या हो गया? बैंक शेष हो गया। बराबर, इस तरह से ये सवाल हो गया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। नवजोत क्लब के नीचे की विवरण पर से 31/3/2025 के रोज पूरे होते वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। विवरण दिया है और विवरण यहाँ पर रकम दी गई है। सबसे पहले देखते हैं, आपको फॉर्मेट तो तैयार हो गया होगा। क्या देखो, प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति रकम, भुगतान रकम, बराबर, जहाँ जमा यहाँ उधार। ओके, सांस्कृतिक कार्यक्रम का खर्च 12,000 है तो ये हमारा भुगतान करेंगे, तो यानी हमको अन्य खर्चा भी है 2,000 और चुकाना बाकी मानव वेतन 800 है तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रोकड़, ये जो है ना प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही के अनुसार है। तो रोकड़ बही में जो यानी कि रोकड़ में आय हो या जावक हो उन्हीं को लिखा जाता है, चुकाना बाकी वेतन को लिखा जाता नहीं है। ओके, स्टेशनरी खर्च गत वर्ष का एक बिल 1,000 सहित यानी 4,000 है। बराबर, यानी हमको इस साल 4,000 मिला है, पिछली साल का कितना था उससे हमको कोई लेना नहीं। इस साल कितना मिला है तो उसी का हमको एंट्री करना है, इसलिए ये 3 खर्च है, एक खर्च, 2 खर्च, बराबर, ये नहीं लिखेंगे। फिर 3 खर्च, ये तीनों को लिख देंगे। विरासत हमारी आय है, वसीयत यानी कि क्या है? आय है, तो आय तरफ लिखेंगे, प्राप्ति की तरफ लिखेंगे। देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रम का खर्च 12,000, ओके, और अन्य खर्च है 2,000, स्टेशनरी खर्च है 4,000 और ये हमने लिखा है वसीयत। वसीयत 10,000 है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रारंभिक रोकड़ और बैंक शेष लिखी जाती है। देखा है यहाँ पर, देखो प्रारंभिक रोकड़ और बैंक शेष एक साथ दी गई है, इसलिए यहाँ पर एक साथ में लिखा गया है। ओके, समझ आया? अब हम लोग आगे देखते हैं। ये भी लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर चुकाया भाड़ा, चुकाया भाड़ा तो पैसा गया, भुगतान किया हमने तो जमा तरफ लिखेंगे। बराबर, तो इधर लिखेंगे क्या? चुकाया भाड़ा 5500 लिखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ देखें पुराने फर्नीचर की बिक्री 400 है, वही कीमत 1,000 है। बराबर, हमने बिक्री की, हमको कितनी आय प्राप्त हुई है? सिर्फ 400। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? प्राप्ति हुई है, इसलिए उधार तरफ लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुराने फर्नीचर का विक्रय 400 रुपये। ओके, लिखा 400 रुपये। उसके बाद खेलकूद के साधनों की खरीदी, ये हमारी भुगतान है। भुगतान है तो 8,000 लिखेंगे भुगतान के तरफ। ओके, किधर है भुगतान? जमा तरफ है तो जमा तरफ में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे खेलकूद के साधनों की खरीदी 8,000 है। ओके, उसके बाद यहाँ पर शुल्क यानी लवाजम 2023-24 के वर्ष का 20,000 है, जो कि के वर्ष के ये 6,000 सहित है। ये 24-25 का बना रहे हैं, पर 23 और 24 का यानी पिछले वर्ष का 6,000 है। बराबर, प्राप्ति भुगतान खाते में पूरा ध्यान देंगे 20,000। आय है, शुल्क आय होती है, इसलिए हम लोग आय तरफ लिखेंगे, यानी कि कहाँ लिखेंगे? उधार तरफ। शुल्क है 20,000 टोटल। ओके,
अब देखो विनियोग की खरीदी 10,000, विनियोग की खरीदी लिखेंगे कहाँ पर, खरीदी यानी भुगतान करेंगे इसमें तो जमा तरफ आएगा। और फर्नीचर की घिसाई, इसमें रोकड़ ना तो जाती है ना तो आती है इस समय, इसलिए घिसाई में अपलिखित होता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको एंट्री इसमें करते नहीं हैं। ओके, सिर्फ रोकड़ आवक और जावक की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर किसका करना है, विनियोग की खरीदी 10,000 आता है। अब आगे देखें, अब हमारे पास है सांस्कृतिक कार्यक्रम की आय, आय है मतलब उधार तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखोगे सांस्कृतिक कार्यक्रम की आय 16,000। उसके बाद देखो टेलीफोन खर्च है 2,000, तो यह खर्च है यानी भुगतान करेंगे, भुगतान यानी जमा तरफ लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे, टेलीफोन खर्च 2,000 है। ओके, सिक्योरिटी का मानव वेतन 9,600 है, गत वर्ष का 800 सहित। हमको तो ये लिखना है क्योंकि इस साल ये इतना पैसा मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन है यानी चुकाएंगे, चुकाएंगे यानी भुगतान करेंगे, भुगतान करेंगे यानी जमा तरफ लिखते हैं। ओके, सिक्योरिटी का मानव वेतन 9,600। ओके, उसके बाद देखो वर्तमान पत्रों का लवाजम, ये भी खर्चा है, इसको भी चुकाना होता है, और बैंक खर्च भी लिखेंगे 200, और वर्तमान पत्रों का लवाजम और फर्नीचर की खरीदी 4,000। ये मतलब इतने लोगों को हम लोग क्या करेंगे, खर्च की तरफ दर्शाएंगे। तो ये रहा हमारा टेलीफोन खर्च, ये हो गया बैंक खर्च, वर्तमान पत्रों का लवाजम, फर्नीचर की खरीदी, बराबर 4,000, 3,000 और 200 है। उसके बाद देखें वर्ष के अंत में बाकी शुल्क, तो वर्ष के अंत में बाकी शुल्क जो है कितना है, 4,000 है। ओके, वर्ष के अंत में बाकी शुल्क है 4,000, शुल्क है मतलब मिलना बाकी शुल्क है, मिलना बाकी है तो उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो चुकाना बाकी हो, मिलना बाकी हो, इनकी एंट्री प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं की जाती है, क्योंकि ये हमको ना तो रोकड़ ला रहा है ना दे रहा है इस साल, इसलिए इनकी एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि रोकड़ भाई जैसे बनाना है हमको। विनियोग पर ब्याज मिला है, मिला है तो ये हमारा क्या है, आय है, आय है तो हम लोग लिखेंगे आय तरफ यानी कि उधार तरफ। प्रवेश फीस 4,000 है, तो प्रवेश फीस इधर नहीं है। ओके, ये तीसरे सवाल का भूल से लिख लिया है यहाँ पर, इसके लिए हम लोग देख खाली विनियोग का ब्याज लिखेंगे, और दान यहाँ पर 6,000 लिखा हुआ है। ओके, 6,000 दान हमने देखा था, यहाँ बाकी रह गया था ना दान महसूली 6,000, तो 6,000 लिखेंगे। महसूली हो इधर तो प्राप्ति भुगतान खाते में महसूली हो या फिर पूंजीकृत हो सब लिखा जाता है, उपज खर्च खाते में ध्यान रखा जाता है, बराबर। तो इस तरह से टोटल करोगे, और इधर साथ का टोटल आता है 69,800, और इधर का भी लिख देने का इतना ही, जो अंतर आएगा वो 9,600 है, यानी कि अंतिम रोकड़ और बैंक से हमने ज्ञात किया है 9,400, इस प्रकार से आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर तीसरा है, नीचे की जानकारी पर से अमन हॉस्पिटल का तारीख 31/3/2025 के दिन पूरे होते वर्ष का उपज खर्च खाता तैयार कीजिए। हाँ, दवा की खरीदी है 40,000, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो उपज खर्च खाता है ना किसकी तरह से लिखा जाता है, तो वो है उपज खर्च खाता लाभ हानि की तरह। अगर आपको लाभ हानि खाता आता है तो ये भी आ सकता है, सरल है, आपको तैयार करने में समझना है आपको सिर्फ। देखो दवा की खरीदी जो है, दवा की खरीदी हम लिखते नहीं हैं यहाँ पर, क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये संपत्ति में लिखी जाती है, बराबर, इसलिए नहीं लिखते। पहले समायोजन भी पढ़ लो, आपको समझ में आए। तो 1,000 का हॉल का भाड़ा मिलना बाकी है, बराबर, भाड़ा मिलना बाकी है, तो पहले समायोजन कर लेते फिर आपको देखते चलते हैं, बराबर। हॉल का भाड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये रहा हॉल का भाड़ा, बराबर, ये हॉल का भाड़ा है, कितना है 11,000 है, उसमें से 1,000 भाड़ा मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो जोड़ देंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखेंगे, ये हमारी भाड़ा हमको मिलता है, इसलिए उपज की तरफ लिखा जाता है। तो किस तरह से बनाया जाता है खाता, देखो उपज खर्च खाता, इधर खर्च होता है, जैसे लाभ हानि खाते में इधर साइड क्या लिखते हैं, खर्च लिखते हैं, या फिर नुकसान हुआ होता है वो लिखते हैं, बराबर। और इधर साइड क्या लिखते हैं लाभ या आय प्राप्त हुई हो या फ़ायदा प्राप्त हुआ हो वो लिखा जाता है। ओके, उसी तरह से इसको बनाना है लाभ हानि खाते की सेम टू सेम।
तो हॉल का भाड़ा 11,000, मिलना बाकी 1,000 और 12,000 दूसरी एंट्री इसका कहाँ होती है आर्थिक चिट्ठे में, जो कि अभी इसमें बनाना नहीं है। ओके, अगला समायोजन देखते हैं। ₹8,500 का शुल्क सदस्यों के पास से मिलना बाकी है। शुल्क मिलता है तो हमारी क्या होती है उपज होती है। तो सदस्यों के पास से मिलना वाला शुल्क कहाँ पर है ढूंढोगे तो सदस्यों के पास से शुल्क 45,500 है और 8,500 मिलना बाकी है तो जोड़ देंगे। तो दोनों हमारी उपज है, उपज साइड लिखेंगे। लिखा है सदस्यों के पास से शुल्क 45,500 प्लस मिलना बाकी 8,500 54,000 होता है। दूसरा असर कहाँ होता है इसका आर्थिक चिट्ठे में होता है, पर हमको यहाँ आर्थिक चिट्ठा बनाना नहीं है। दवाओं का अंतिम स्टॉक है ना ₹15,000 है। कितना है अंतिम स्टॉक 15,000 है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे। यहाँ प्रारंभिक स्टॉक है 12,000, दवा की खरीदी है 40,000, अंतिम स्टॉक है 15,000। बराबर, प्रारंभिक स्टॉक और दवा की खरीदी को जोड़ते हैं और अंतिम स्टॉक घटाते हैं तो हमको पता कितना मिलता है 37,000 मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पर इस तरह से करना है। ओके, तो दवा की खरीदी 40,000 थी तो उस तरह से हमने कर लिया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट 1/4/2024 बैंक शेष नहीं लिखते हैं, बैंक और रोकड़ शेष नहीं लिखेंगे उपज खर्च खाते में, और बैंक शेष, रोकड़ शेष और बैंक ओवरड्राफ्ट तीनों की एंट्री करते नहीं। मरम्मत खर्च है 10,800 तो खर्च की तरफ आएगा, यहाँ पर लिखेंगे मरम्मत खर्च 10,800। ओके, अब आगे देखो मेडिकल एसोसिएशन में हिस्सा, ये हमारे क्या है खर्चा है। हम मेडिकल एसोसिएशन में हमको एसोसिएशन का हिस्सा लेना है तो उसको शुल्क देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, इसलिए खर्चा हुआ तो 36,000 खर्चे की तरफ लिखेंगे। मतलब उधार तरफ, इधर उधार होता है और इधर जमा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेडिकल एसोसिएशन में हिस्सा 3600। उसके बाद देखें वर्तमान पत्रों का लवाजम, वर्तमान पत्रों का लवाजम कितना है 2,592 है। तो ये हमको ये भी हमारा खर्चा है तो इसको भी खर्च की तरफ लिखेंगे। तो वर्तमान पत्रों का लवाजम 2,592 है। उसके बाद देखो मरीजों के पास से मिली फीस, ये हमारी आय है, आय है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे जमा तरफ लिखते हैं 28,000। ओके, कहाँ लिखेंगे जमा तरफ लिखते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है ना मरीजों के पास से मिली फीस 28,000 है। ओके, उसके बाद देखो डॉक्टरों का ऑनरेरियम यानी कि कितना है 30,000। ये क्या है हमारा एक खर्चा है, पगार समझो इस तरह से होता है। बरोबर, ऑनरेरियम दिया है 30,000। ओके, स्टाफ का वेतन ये भी खर्च है तो ये भी उधार तरफ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्टाफ का वेतन 15,000 उधार तरफ। उसके बाद देखोगे रोकड़ शिलक यानी रोकड़ शेष नहीं लिखना है। मिला दान वो भी नहीं लिखा जाएगा, प्राप्त दान या मिला दान लिखा जाता नहीं है। सिर्फ दान लिखा हो तो हम लोग लिख सकते हैं। बराबर, वो भी ऐसा बोला हो कि महसूली हो, वही महसूली मतलब जो धंधे में 1 साल के अंदर जो खर्चे किए जाते हैं उनको हम लोग महसूली खर्च या राजस्व खर्च कहते हैं या आय कहते हैं। जो भी साल भर में खर्च या आय प्राप्त होती है साल भर के अंदर रेगुलर, उसको महसूली या राजस्व आय या खर्च कहते हैं। तो पूंजीकृत किसे कहते हैं जो 1 साल में नहीं 1 साल या 2 साल या 3 साल में एक ही बार किया जा सकता हो, उसे हम लोग पूंजीकृत खर्च कहते हैं। 10% के सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 60,000 है, इसकी भी एंट्री हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये हर साल नहीं करा जाता है। बराबर, तो 1/10/2024 के दिन खरीदा था तो इसकी एंट्री करना नहीं है। ओके, उसके बाद देखोगे रोकड़ शेष नहीं लिखना है। एक्सरे मशीन खरीदने के लिए मिला दान, तो एक्सरे के लिए मिला दान है तो ये हमारा क्या करते हैं, इसको भी हम लोग विशेष दान मिला है मशीन खरीदने के लिए, इसलिए क्लब के लिए नहीं मिला, कोई मशीन खरीदने के लिए अलग से मिला है, इसलिए इसकी भी एंट्री करेंगे नहीं। चैरिट शो की आय, चैरिट शो के आया है तो उसकी आय प्राप्त हुई है तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। जमा तरफ आय है तो इसलिए यहाँ पर जमा तरफ चैरिट शो की आय 50,000। ओके, उसके बाद देखोगे
टेलीफोन खर्च है तो खर्च तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टेलीफोन खर्च 7,200। फिर है सदस्यों के पास से शुल्क मिला है तो 45,500 ये हमारी आय है और ये हमने लिख दिया है। ये हमने क्या कर दिया, समायोजन में पहले ही लिख दिया। ओके। साधनों की खरीदी कहाँ लिखा जाता है, संपत्ति तरफ में, तो यहाँ हमको लिखना नहीं है। कर वेरा बीमा हमारा खर्चा है, खर्चा यानी कि उधार तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कर वेरा बीमा 8,000। दवाओं का अंतिम स्टॉक ये प्रारंभिक स्टॉक दिया, जो हमने दवा का प्रारंभिक स्टॉक करके इस तरह से लिख लिया है। ओके। विनियोग का ब्याज दिया है, ब्याज है हमारी आय, तो इसलिए लिखेंगे विनियोग पर ब्याज 2,400, मिलना बाकी 600। कैसे मिलना बाकी है, तो यहाँ पर देखोगे विनियोग जो है, तो ये विनियोग जो है ना कहाँ पर लिखे जाएंगे, ये दोनों जो है हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो ये हमारी संपत्ति, ये भी संपत्ति है बराबर, ये पूंजी दायित्व में जोड़ा जाएगा और ये हमारा क्या होगा, संपत्ति तरफ लिखा जाएगा आर्थिक चिट्ठे में। इस पर देखोगे तो कितना है 60,000। 60,000 का 10% करते हो तो कितना आता है 6,000। हमको मिला कितना है, यहाँ पर ब्याज देखोगे तो यहाँ तारीख भी दी गई है, तारीख मतलब 1/10/2024, यानी कि 6 महीने का गिनना है ब्याज, सिर्फ 6 महीने का। तो 1 साल का होता है 6,000, तो 6 महीने का कितना होगा 3,000। तो 3,000 में कितना मिल गया हमको 2,400। ओके। तो कितना बाकी रह गया 600, इसलिए 2,400 प्लस 600 बराबर 3,000। मिलना बाकी कहाँ लिखा जाता है, आर्थिक चिट्ठे में जमा तरफ, वो बाकी का यहाँ पर एक ही एंट्री होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर ब्याज दिया था इसलिए इधर आके लिखा था। लेबोरेटरी का खर्च है तो यहाँ लिखेंगे लेबोरेटरी का खर्च है 16,000 और मिला प्रवेश फीस 6,000। तो ये आय है, 50% पूंजीकृत है, तो इसलिए मिला प्रवेश फीस 6,000, जिसमें से पूंजीकृत है उसको घटाओ 3,000 और 3,000 इस तरह से आता है। टोटल 1,68,000, 1,68,000। इधर साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए इसके टोटल में से ये संख्या घटा देते तो 1,308 आता है। अगला सवाल लिखते हैं। अब देखिए नीचे की माहिती पर से कोहली क्रिकेट क्लब का तारीख 31/3/2025 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का उपज खर्च खाता तैयार कीजिए। उपज खर्च खाता तैयार करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले समायोजन को देखते हैं। समायोजन में क्या दिया है, अतिरिक्त विवरण दिया है, बीमा के 800 अग्रिम चुका है। तो बीमा को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ है बीमा, तो बीमा हमको दिखाई देगा बराबर, पूरे सवाल में बीमा देखना है कहाँ पर दिया गया है। कर बीमा सबसे लास्ट में दिया है 4,000 अग्रिम चुका है, यानी कि 4,000 में से ये 800 घटा देंगे बराबर। तो यहाँ पर देखो कर बीमा क्या है, हमारा खर्च है, खर्च मतलब उधार तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो ये रहा कर बीमा 4,000, अग्रिम चुकाया 200 कितना है, अग्रिम चुकाया है 800 है ये। 4,000 में से 800 घटाते हैं तो 3,200 आता है। दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, संपत्ति की तरफ में करते हैं। अगला देखो खेल कूद में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के पास से 2,000 शुल्क मिलना बाकी है। तो क्या बोलते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के पास से शुल्क 8,000 है, उसमें से कितना मिलना बाकी है 2,000, तो जोड़ेंगे बराबर। तो ये हमारी आय है, आय है तो आय की तरफ यानी कि जमा तरफ लिखेंगे, यानी उपज है समझो। ऐसे खेल कूद के साधन में भाग लेने वाले सदस्यों के पास से शुल्क, ओके 8,000 और मिलना बाकी 2,000, तो बराबर इस तरह से 10,000 होता है। अगला देखोगे यहाँ पर सदस्यों के पास से चालू वर्ष का शुल्क 2,000 मिलना बाकी है। अब सदस्यों के पास से शुल्क है यहाँ पर, तो सदस्यों के पास से शुल्क यहाँ पर देखो सदस्यों के पास से शुल्क बराबर 2024-25 का 28,000 है और मिलना बाकी कितना है, इसमें से 2,000 मिलना बाकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सदस्यों के पास से शुल्क, ये रहा सदस्यों के पास से शुल्क 28,000 और मिलना बाकी 2,000 यानी 30,000 होता है। ओके, इस तरह से करना है। अब हम लोग खेल कूद के साधन पर वार्षिक 10% की घिसाई गिननी है। घिसाई लिखी जाती है लाभानी खाते में, तो ये लाभानी खाते की तरह ही होता है। तो क्या लिखेंगे, खेल कूद के साधनों की घिसाई 1,800 होती है। ओके, तो खेल कूद के साधन देखेंगे तो कहाँ है, खेल कूद के साधनों की घिसाई है 3,600, उस पर हम लोग 6 महीने का घिसाई गिन लेते हैं। ओके,
तो इसका 6 महीने आपको घिसाई गिननी आती है 10% तो कितना होता है 3600 होता है। तो 6 महीने का कितना हुआ, तो 6 महीने का हुआ 3600 का 1800। ओके, इस तरह से 1800 लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं उपज खर्च में रोकड़ शेष नहीं लिखा जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा जाता, ये हमने कर लिया बराबर। इसमें से इसकी एंट्री होगी, ये अग्रिम की होगी नहीं। क्रिकेट कोच का प्रतिफल यानी हमको चुकाना है तो ये खर्च है, खर्च मतलब उधार तरफ होता है। तो खेल कूद के साधन ये रहा, क्रिकेट कोच का प्रतिफल 12,000 है। ओके, उसके बाद देखते हैं ग्राउंड मैन का वेतन भी हमारा खर्च है, तो इसको भी लिखेंगे। तो ग्राउंड मैन का वेतन है कितना है 6,000, तो 6,000 हम लोग इस तरह से इधर लिख देते हैं। ओके, उसके बाद देखोगे खेल कूद के साधनों की खरीदी की एंट्री नहीं करना है, सिर्फ घिसाई करना था तो हमने कर दिया है। प्रवेश फीस ये हमारी आय है, आय यानी उपज है तो जमा तरफ है, लेकिन 60% पूंजीकृत है, इसलिए हम लोग यहाँ 40% का यहाँ दर्शाना है। क्या लिखना है, प्रवेश फीस 12,000, पूंजीकृत 60%, तो 12,000 का 60% होता है 7,200। वो घटा दोगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि महसूली कितनी है या राजस्व इतनी है। ओके, अब आगे देखते हैं। प्रवेश फीस हो गया, खेलकूद के साधन के पास से मिलने वाले सदस्यों का शुल्क ये हमने कर दिया है। विकेट तैयार करने का खर्च है तो उधार तरफ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विकेट तैयार करने का खर्च कितना है 6,000। ओके, अब यहाँ पर देखोगे टूर्नामेंट इनाम वितरण खर्च, तो यहाँ पर देखो टूर्नामेंट के लिए प्राप्त दान, टूर्नामेंट में प्राप्त दान है तो जितने भी टूर्नामेंट से संबंधित है वो हमको लिखना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे कितना दिया है, विकेट तैयार करने का खर्च 6,000 लिख दिया, टूर्नामेंट वाला नहीं लिखना है। कवि सम्मेलन की आय है तो जमा तरफ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कवि सम्मेलन की आय 25,000 है। उसके बाद स्मृति अंक की छपाई का खर्च है, तो छपाई का खर्च है तो खर्च तरफ लिखेंगे, स्मृति अंक की छपाई 8,000 होती है। ओके, अब आपने देखोगे यहाँ पर कवि सम्मेलन की आय 25,000 है। ओके, हो गया हमारा, इसमें ये भी हो गया। टूर्नामेंट फंड का विनियोग, टूर्नामेंट के लिए विशेष दान मिला है तो वो इसमें से ही करेंगे, इसलिए इसको एंट्री करेंगे नहीं। टूर्नामेंट से की प्राप्त फीस, इसको भी नहीं करेंगे। मैदान रख रखाव खर्च 9,000 है तो इसकी एंट्री जरूर करेंगे, तो लिखेंगे खर्च की तरफ लिखेंगे मैदान रख रखाव खर्च 9,000। ओके, अब आगे देखो सिक्योरिटी का मानव वेतन 12,000 है, ये क्या है खर्चा है, अगर खर्चा तो उधार तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी का मानव वेतन 12,000। ओके, स्मृति अंक का विक्रय किया है। स्मृति अंक आप समझो क्या होता है, जैसे हमारा कोई हम लोग कुछ छापते हैं और बेचते हैं तो वो हमारा स्मृति अंक है। जैसे पूरे साल भर में क्लब ने क्या उपलब्धि हासिल की है उसका लेखा करते हैं और उसमें मतलब स्मृति अंक में, तो हमले वो हमारा क्या हो गया है विक्रय है, तो हमारी आय होगी उससे, तो यहाँ लिखेंगे स्मृति अंक का विक्रय है 24,000। ओके, उसके बाद देखोगे कवि सम्मेलन खर्च दिया है, तो ये स्टेशनरी खर्च, मरम्मत खर्च, ये तीनों खर्च है तो खर्च की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर कवि सम्मेलन खर्च है 14,000, स्टेशनरी खर्च है 5,000, मरम्मत खर्च है 6,000। ओके, टूर्नामेंट फीस नहीं आएगा क्योंकि टूर्नामेंट के लिए प्राप्त है, तो ये प्राप्त बैंक ब्याज, तो प्राप्त बैंक ब्याज हमको आय प्राप्त होती है इसलिए प्राप्त बैंक ब्याज 1,000। ओके, मुख्य क्लब के साथ संलग्न फीस है, ये हमारा खर्चा है, उससे जुड़े हैं तो उससे को पैसा देना पड़ेगा मुख्य क्लब से। मुख्य क्लब के साथ संलग्न फीस 4,000 होती है। ये हो गया है 95,000 हो जाता है। ओके, तो कर बीमा का हमने कर दिया था पहले से ही। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया है 95,000, तो इधर का अंतर है, इधर का टोटल ज़्यादा आया है और इधर कितना है 200 का अंतर पड़ा है। तो जिसका ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे खर्च। ओके, का उपज की अपेक्षा, देखो यहाँ पर देखोगे ये है खर्च, तो खर्च का टोटल ज़्यादा है इसलिए खर्च, और दूसरी बार लिखेंगे जिसका कम है वो, बराबर। तो खर्च का उपज की अपेक्षा वृद्धि, इस प्रकार से लिखते हैं। अगला 5वां है किरण क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते और अधिक जानकारी को ध्यान में लेकर उपज खर्च खाता तैयार कीजिए।
प्राप्ति और भुगतान है, बाकी आगे लेकर हमको लिखना नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं प्रवेश फीस 50% पूंजीकृत करना है। तो प्रवेश फीस कहाँ पर है, देखो प्रवेश फीस 1800 है, 50% पूंजीकृत मतलब 900 लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रवेश फीस हमारी आय होती है, आय तरफ लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर तरफ 1800 पूंजीकृत माइनस करके लिखेंगे 900 होता है, आधी करना है तो आधा 900 होता है, तो मतलब 1800 में से 900 घटाओ तो 900 बचता है। अगला देखते हैं चुकाना बाकी वेतन 6500 है, बोले सॉरी 650 है, और विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 250 है। तो चुकाना बाकी वेतन देखेंगे, पहले वेतन कहाँ पर है, वेतन ये रहा 4750, उसमें चुकाना बाकी है तो हम लोग उसको लिखेंगे इधर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं विनियोग पर यहाँ वेतन है 4750 और प्लस है चुकाना बाकी 650 5400, बराबर। अगर ये प्राप्ति भुगतान खाता होता तो चुकाना बाकी हम लोग लिखते नहीं। ओके, समझ आया होगा यहाँ पर। तो 5400 हुआ है। अब आगे देखते हैं विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज। तो विनियोग कहाँ पर है, तो विनियोग की खरीदी ये रही, विनियोग का ब्याज है 1650, उसमें मिलना बाकी कितना है और 250, बराबर। विनियोग पर ब्याज हमारी आय होती है तो लिखेंगे विनियोग पर ब्याज 1650 और मिलना बाकी है 250, तो टोटल हो जाएगा 1900 हो जाता है। उसके बाद लिखते हैं क्लब के 125 सदस्य हैं जो कि प्रत्येक वार्षिक ₹50 शुल्क चुकाते हैं। तो शुल्क देखिए कहाँ पर लिखा है, शुल्क लिखा है कहीं, शुल्क ये रहा। ओके, हमारा चालू वर्ष कौन सा है, 2024 और 25 है, ये ध्यान देंगे, ये ना तो ये ना तो ये, बराबर ध्यान नहीं देंगे, ये इसको लिखेंगे 8000 5800। तो यहाँ देखोगे एक कितने सदस्य हैं, 125 सदस्य हैं, और प्रत्येक पे से कितना लिया जाता है वार्षिक 50 रुपये। तो 0 लिख दो, 55 25 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल है 1, 5 1 5 और 1 6, 6250 आता है, जिसमें से हमको मिला कितना है, मिला है कितना मिला था 5800 मिला था। तो 5800 घटाएंगे तो यहाँ 0 5 और यहाँ 12 में इसे किस लेंगे तो 12 में से 4 8 गया तो 450 क्या है मिलना बाकी है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे शुल्क, यहाँ पर देखो शुल्क 5800 प्लस मिलना बाकी हो गया 4450, जोड़ देंगे तो 6250 आता है। अगला देखते हैं फर्नीचर बिलियर्ड टेबल पर अनुक्रम में घिसाई जो है 300 और 200 है, तो इन दोनों की घिसाई हम लोग लिखते हैं इधर उपज खर्च खाते में, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बाकी आगे लेके आए तो उपज खर्च खाते में नहीं लिखा जाता है, प्राप्ति भुगतान खाते में लिखा जाता है। ओके, हो गया। अगला देखते हैं बैंक का ब्याज 50 रुपये जमा किया जिसका लेखा करना अभी बाकी है। तो ये हमारी क्या है, आय प्राप्त हुई है, बराबर। लिखना बाकी है तो हम लोग लिखेंगे आय है तो आय तरफ लिखेंगे, यानी कि उपज तरफ लिखेंगे, बैंक ब्याज 50 रुपये। ओके, अब हम लोग लाइन से देखते हैं मनोरंजन कार्यक्रम की आय। मनोरंजन कार्यक्रम की आय हमने क्या कर दिया है, नहीं लिखा है, तो इसलिए क्या करेंगे लिखेंगे इसको। ओके, मनोरंजन कार्यक्रम की आय इधर साइड लिखेंगे, जमा तरफ 4950। प्रवेश फीस हमने कर दिया है, विनियोग का ब्याज कर दिया है, दान का एंट्री करना नहीं है। ओके, कहाँ लिखा जाएगा, आर्थिक चिट्ठे में लिखा जाएगा। और शुल्क लिख लिया हमने, पुराने फर्नीचर का विक्रय 200 है, तो ये हमारी आय है तो हम लोग क्या लिखेंगे जमा तरफ लिखते पर प्राप्ति भुगतान खाते में। लिए हमारा उपज खर्च खाता लाभ हानि की तरह है, लाभ हानि खाते की तरह पे, तो उसमें विक्रय नहीं लिखा जाता है, पर फर्नीचर विक्रय से होने वाले नुकसान या लाभ को लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसकी भाई कीमत लिखी नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है लाभ आएगा हानि है, तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। बाकी आगे लाए तो उसको नहीं लिखना है। स्टेशनरी खर्च तो उधार तरफ लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं स्टेशनरी खर्च 1000। ओके, फर्नीचर की खरीदी संपत्ति तरफ, विनियोग की खरीदी संपत्ति की तरफ, बिलियर्ड टेबल 3000 है, वो भी संपत्ति है। वेतन है खर्च है, तो इसलिए वेतन हमने कर दिया है, पहले शुरुआत में ही कर दिया है। मनोरंजन का खर्च लिखना बाकी है, तो इसको लिखते हैं, तो मनोरंजन कार्यक्रम का खर्च 2550।
बाकी ले गए रोकड़ शेष ये है, इनको हम लोग एंट्री करते नहीं है। बस हमारा हो गया सब। अब यहाँ पर देखोगे तो किधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल ज़्यादा है खर्च उपज का, और यहाँ पर कम है, तो इसलिए लिखेंगे इसका ज़्यादा है, इसलिए लिखेंगे उपज का खर्च की अपेक्षा वृद्धि 4600। ओके, तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है मॉन्टेक्स का ग्लो पेन। ग्लो मतलब क्या करता है, ये अंधेरे में भी चमकता है, चमकने वाला पेन है। जो आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।